आज का ये वीडियो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताया। अब हम उसी का ये दूसरा पार्ट है जो आधुनिक आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में कक्षा 11वीं के लिए है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी भी बहुत ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि उनके लिए कक्षा 11वीं पढ़ चुके हैं। कक्षा 12वीं के लिए जो है नया ये हो जाएगा, उसका दिमाग में नए आ जाएंगे और इस प्रकार से ये जो वीडियो है उस उद्देश्य से बनाया गया है। हम इसमें चलते हैं परमाणु की संरचना। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये जो परमाणु होते हैं जो आवर्त सारणी में 118 तत्वों तक उसको बताया गया है, उसका बाद में अध्ययन करेंगे। तो हम पाते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो ठोस भाग होते हैं और उस ठोस भाग में व्यवस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, प्रोटॉन में प्लस आवेश होते हैं और परमाणु के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बोरबरी व्यवस्था के अनुसार हम परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32, 50, 64 इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि जो कक्ष होते हैं उसके और छोटे छोटे उपकक्ष होते हैं और ये उपकक्ष होते हैं, इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एस उपकक्ष, पी उपकक्ष, डी और एफ। और इसी के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में तत्व को रखा गया है। पिछले पीरियड में मैंने बताया था किस प्रकार से कौन सा ब्लॉक के तत्व किस वर्ग में रखा जाएगा, इसके लिए हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम लेते हैं, ये मान लीजिए आपका ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक पर होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है उसमें प्लस चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इस प्रकार से ये अलग अलग कक्षा है। ये पहला कक्षा है n बराबर जिसको लिख सकते हैं 1। ये दूसरा कक्षा है जिसको लिख सकते हैं n बराबर 2। ये तीसरा कक्षा है n बराबर 3। ये चौथा कक्षा है n बराबर 4। ये पांचवा कक्षा है n बराबर 5। तो इस प्रकार से ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पहला कक्षा है इसके एक उपकक्ष है और एस जो उपकक्ष का नाम देते हैं एस और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक भर सकते हैं। दूसरा जो है कक्ष है n बराबर 2, इसके 2 उपकक्ष हैं और ये है s और p। s में 2 इलेक्ट्रॉन तक और p में 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे होते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा कक्ष है ये इसके 3 उपकक्ष हैं। ये है s 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 से 6 और d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। उसके बाद कक्ष चौथा, तो इसमें 4 कक्ष हैं s, p, d और f। f में 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो
परमाणुओं की व्यवस्था होती है। इसलिए अहम होता है क्योंकि जो परमाणु के जो गुण होते हैं, जो भौतिक गुण हैं या रासायनिक गुण हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अब हम आगे भी देखेंगे किस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र नहीं होने के कारण उसके जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं भरे होते। पूर्ण का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, या जिसको बोलते हैं अष्टक। तो यहाँ पर सिर्फ जो 18 समूह के जो तत्व होते हैं, 18 समूह में जो तत्व है हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टान, जेनान, रेडान, ये जो 6 गैसें हैं जिसको हम निकृष्ट गैसें या उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस कहते हैं। ये इसलिए परमाणु स्तर पर पाए जाते हैं क्योंकि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, क्योंकि इसके जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट, वो पूर्ण से भरे होते हैं। और इस प्रकार से उसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए या इसको संयोग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य अवस्था पर संभव नहीं होता। तो हम उसी पर आज विचार करेंगे और उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरे होते हैं, और इस भरने का क्रम को एक जो सिद्धांत है जिसको बोलते हैं आप-बाऊ सिद्धांत। तो जो आप-बाऊ सिद्धांत ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि एक ग्रीक शब्द है। आप-बाऊ का अर्थ होता है एक बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित करना। तो हम देखें यहाँ पर आप-बाऊ सिद्धांत, आप-बाऊ सिद्धांत। तो जैसे मैं पहले बताया कि जो पहला कक्ष होता है ये एस उप कक्ष है, और जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए आपका जो पहला कक्ष है इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2, E3, E4 और E5। तो जो पांचवा कक्ष है उसकी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन का E5 है, और पहला कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा E1 है। और इस प्रकार से जैसे जैसे मतलब कक्षों से नाभिक से दूरी बढ़ती है, ये नाभिक है, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब इसकी ऊर्जाएं भी बढ़ती हैं। तो हम ये कहें कि जो पहला कक्ष है उसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, दूसरा कक्ष में ज्यादा, इसलिए हम इसको इस फिगर से दर्शा सकते हैं। अर्थात ये बताया जा रहा है कि E1 की ऊर्जा E2 से ये कम है और इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। तो उसी क्रम को यहाँ पर बताया कि जिसको हम अब-बाऊ का नियम कहते हैं। तो अब-बाऊ का नियम ये कहता है कि मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहां पर किसी परमाणु के उप कक्षों में ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s के बाद जो है इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2p, 2p के बाद 3s, और 3p के बाद भरेंगे 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद भरेंगे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद भरेंगे 3d, 3d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद भरेंगे 4f, फिर 5p, 6p और 7s। तो इस प्रकार से जो क्रम है वो मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चाहे तो इस क्रम को इस प्रकार से कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से कंटिन्यू कर लीजिए। ये तो इस प्रकार से देखा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और यहाँ पर 7 कक्ष तक इसलिए बताया हूँ क्योंकि 7 से अधिक कक्ष मतलब सामान्य अवस्था पर संभव नहीं है। अब देखिए सामान्य अवस्था का मतलब क्या है। कोई भी परमाणु जो होता है सामान्य अवस्था पर अपने मूल स्थिति में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, गर्म किया जाता है कोई माध्यम से, मतलब
ऊर्जा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उस कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर उन्नत होकर उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। अर्थात मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा देने पर प्राप्त होता है। अब इसी क्रम को, ये जो क्रम है उस क्रम को हम यहाँ पर अब व्यवस्थित कर देते हैं। तो हम ये करते हैं 1s, उसके बाद 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4s के बाद 3d, 3d के बाद 3d के बाद है 4p, 4p के बाद है 4p के बाद 5s, 5s के बाद ये 5s के बाद 40। तो इस प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम अब किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी तत्व को ले लेते हैं, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया कैल्शियम Ca, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20। तो परमाणु जो क्रमांक है ये आपका 20 होता है और इसका परमाणु भार लगभग 40 होता है। जैसे यहाँ पर और अच्छी तरह समझ लें, जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन जो होते हैं वो आपका धन आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो माइनस होगा। और कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसमें परमाणु में धन आवेश होगा उतना क्या होगा, उसमें ऋण आवेश होगा। इसका मतलब ये हुआ धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होती है। अब होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार जो है नाभिक पर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भारों का या उसका योग का या उसके संख्या का योग को हम भार कहते हैं। तो परमाणु भार जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका प्रोटॉन के बराबर या उससे अधिक ही होता है, इसलिए जो भार होता है क्रमांक से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होता है। ये आप गांठ बंद कर समझ लीजिए, किसी भी परमाणु का परमाणु भार उसके परमाणु क्रमांक के 2 गुना या उससे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम को बताया, कैल्शियम का जो परमाणु जो क्रमांक है वो 20 है और परमाणु भार लगभग 40 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें भार की आवश्यकता नहीं होती, हमें इसकी क्रमांक की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर भार शब्द को हटा सकते हैं। तो जो लिखने का तरीका है, भार को आप यहाँ लिखेंगे ऊपर में किसी परमाणु का और क्रमांक को नीचे लिखा जाता है। अब देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इससे कर लेंगे 1s2। उसके बाद भरेंगे दूसरा कक्ष में जो जाएगा 2s2। उसके बाद इसे भरेंगे 2p6। उसके बाद इसे भरेंगे 3s2। उसके बाद भरेंगे 3p। अब देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 20 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये हो गया 10, 2 12, हो जाएगा 6। उसके बाद भरेंगे 4s भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया आपका 20, 10 और 10 20। ठीक है, तो ये जो 20 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम कहेंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हर परमाणु का
हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। चाहे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व तक दिए हैं, इस 118 तत्वों का किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी जिसको बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है ये थोड़ा ज्यादा है 47। अतः 47 को भरना है, तो 47 को भरेंगे तो यहां पर इतना तो फिर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, यहां पर मैं इसी को नहीं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 20 तक हो गया, 1 से यहां तक 20 हो गया। अब 20 के बाद कितना बच गया यहाँ पर 27 और भरना है, तो 27 और भरेंगे तो इसका मतलब क्या है 3H2 के बाद क्या आएगा 3D10, तो 3D10 में 20 और 10 हो गया 30, उसके बाद होगा 4P6 36 हो गया, उसके बाद 5H2 38 हो गया, और उसके बाद 4D 38 और 7 बच गया, तो यहां पर आ जाएगा 7। एक बार फिर से देख लीजिए 20 10 30 30 38 और ये हो रहा है कम, 2 और होगा तो ये हो जाएगा 9। देखिए अब टोटल हो गया कितना 47। तो 47 हुआ, तो आप देख रहे हैं कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरा 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर कक्षों की संख्या देखते हैं, अधिकतम कक्षों की संख्या। तो अधिकतम कक्षों की संख्या, तो ये पहला कक्ष है 2 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा कक्ष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा कक्ष है ये 8 है, और ये भी है, तो ये हो गया कितना 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरा कक्ष हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा 2 है और यहां पर 8 और ये हो गया 8 और 9, ये हो गया 17 और ये हो गया 2। अब देखिए इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, तो 2 8 18 उसके बाद 17 और 2, ये 2 होगा, ये 18 तक भरेगा, 18 के बाद जब 19 होगा तो ये भरेगा, ये 8 तक भरेगा, 8 के बाद जब 9 भरेगा तो नया चालू कक्ष हो जाएगा, नए कक्ष। तो इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि इसमें कितने कक्ष हैं, तो कितने कक्ष हैं, तो हम देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 कक्ष है। इसका मतलब ये हुआ ये 5वें आवर्त का है। तो 5वें आवर्त में जैसे मान लिया आपको पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है और ये 7वां है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है इस प्रकार से, जो कल मैं बता चुका हूं, जो क्षैतिज खाना होता है उसको 7 आवर्तों में बांटा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5वें आवर्त तत्व है। 5वें आवर्त मतलब यहां से लेकर रुबिडियम 37 से लेकर आपका जेनॉन 54 तक, ये सभी जो है ये 5वां आवर्त के तत्व हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि ये इसी जगह पर होगा, लेकिन ये आपका देखेंगे डी में 9 है, तो यहाँ पर जो 9 वाले हैं यहाँ पर देखेंगे डी में 1 होता है, D1 D2 इस प्रकार से ये होता है D10 तक। तो D9 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तो ये कौन सा वर्ग है, ये है वर्ग है 11, इसका मतलब ये 11 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यवस्थित है, ये 5वां आवर्त है और वर्ग में क्या है 11 है। तो इस प्रकार से हम जो है ये समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वर्ग में आता है। अब देखिए एक और ट्रिक बताता हूं जिसको हम परमाणु क्रमांकों को ये सबको याद रखना कितना आसान हो जाता है।
अब यहाँ पर जो पहला जो आवर्त है, देखिए पहला आवर्त में 2 तत्व है। यहाँ पर देखेंगे जो पहला आवर्त है, जो 7 आवर्त बांट दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, तो 7 आवर्त है। तो पहला आवर्त में 2 तत्व हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। देखिए पहला जो आवर्त है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। उसी के बाद इसको हम बोलते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। देखिए अति मतलब होता है छोटा, लघु मतलब अत्यंत छोटा, और आवर्त, तो ये जो पहला जो आवर्त है उसको हम बोलते हैं अति लघु आवर्त। उसके बाद जो दूसरा आवर्त है ये आपका लघु आवर्त है, और इसमें 8 तत्व देखेंगे, लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, तो इसमें 8 तत्व हैं और उसको हम लघु बोलते हैं लघु आवर्त। इसमें 8 तत्व हैं, ये लघु आवर्त। तीसरा भी है 8 तत्व है, ये भी लघु आवर्त कहलाता है। देखिए पहला जो आवर्त है उसको हम बोल दिए अति लघु आवर्त, और दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसमें 8 तत्व हैं और उसको हम बोलते हैं लघु आवर्त। अब उसके बाद जो चौथा है ये आपका पोटेशियम से लेकर, पोटेशियम 19 से लेकर आपका क्रिप्टॉन तक 36 तक, इसमें 18 तत्व हैं, 18 तत्व हैं, और ये कहलाता है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ। और इसके बाद जो है ये भी 5वां आवर्त है, ये भी सेम है आपका, और ये भी क्या कहलाता है, दीर्घ आवर्त कहलाता है। तो ये हो गया अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, और ये हो गया दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त मतलब आवर्त चौथा और 5वां तत्व जो है उसको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। इसमें 18 तत्व हैं। उसके बाद जो 7वां आवर्त है उसमें हम पाते हैं 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स जो हैं ये आपका कहलाते अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ मतलब बहुत बड़ा। तो इसमें 32 तत्व कहां पर है देखेंगे। 32 तत्व जो है आप देख रहे हैं, ये 55 है, ये बेरियम का 56 है, और ये लैंथेरियम का 57 है, और 57 के बाद जो है यहां पर देख रहे हैं 57 के बाद अब सीधा आगे 70, हाफने तक 72 तक। तो ये जो है इसके बीच का जो 14 तत्व कहाँ है, तो ये इसके बीच का जो 14 तत्व है वो ए ब्लॉक तत्व में है। ये आपका ए ब्लॉक तत्व है जिसको बोलते हैं लैंथेनाइट सड़ी। तो लैंथेनाइट सड़ी में ये जो 14 तत्व है, यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक ये आपका 58 सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक 14 तत्व है, और 18 जोड़ देंगे तो आपका आता है 32 तत्व। और इस प्रकार से जो छठवां जो आवर्त है वो अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, ऐसे 32 तत्व है। उसके बाद जो 7वां आवर्त है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर खोज हो रहे हैं और तत्वों को यहाँ पर रखते जा रहे हैं, तो ये 7वां आवर्त को एक प्रकार से हम अपूर्ण आवर्त भी कह सकते हैं। और इसलिए अपूर्ण है क्योंकि ये पूरा भरा नहीं है, और जैसे जैसे समय हो रहा है उससे खोज हो रही है और उन तत्वों को यहाँ पर भरता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है हम देख रहे हैं आवर्तों की ये विशेषताएं हैं। अब जैसे मैं बता रहा था कि हम किसी भी जो तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे मान लिया आपका इस लाइन का या कोई भी एक लाइन का हम याद करें, जैसे मान लिया आप इसके याद कर ले लिथियम, और जैसे बेरिलियम, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब मान लीजिए हमें इसका प्रथम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक याद होगी। जैसे मान लिया आपका इसका है 3 है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। अब देखिए इसमें जो आने वाले जो तत्व हैं, इसमें आने वाले इस ग्रुप में आने वाले जो तत्व हैं, इस ग्रुप प्रकार से ग्रुप में आने वाले तत्व हैं उसको हम लिखते हैं, उसको याद रखना है। ये आपका है सोडियम, ये है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम।
इसी प्रकार से इस ग्रुप में आने वाले तत्व हैं जैसे आपका है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यह है रेडियम। बोरान परिवार में आने वाले तत्व हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन में परिवार में है सदस्य सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उसी प्रकार से नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, सल्फर, सिरोलियम, टेरोलियम और पोलोनियम। फ्लोरीन में फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। अब नियान में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और ये रेडान। तो इस प्रकार से अब हम मान लिया आपका इसका परमाणु क्रमांक मालूम है, अब इनका नहीं मालूम है, तो देखिए कैसे ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं। इसमें 8 जोड़ना है। 8 इसलिए जोड़ना है क्योंकि ये आपका पहला और दूसरा कक्ष के लिए 8 तत्व भरे जाते हैं। यहाँ पर 8 तत्व हैं, तो इसलिए यहाँ पर 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ेंगे तो ये 3 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। ये हो गया। उसके बाद 19 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 37। 37 में फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 55। 55 में फिर 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 87। अब इस प्रकार से देखिए ये आपका लिथियम 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है और फ्रांसियम का 87 है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी एक लाइन का याद करके अन्य परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से इसमें भर दीजिए, इसमें 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12, फिर 12 में 8 जोड़िए तो हो जाएगा 20, 20 में 18 जोड़िए तो हो जाएगा 38, 38 में फिर 18 जोड़िए तो हो जाएगा 56, 56 में 32 जोड़िए तो हो जाएगा 88। इसी प्रकार से इन सब में भी तो इसमें 8 जोड़िए तो हो जाएगा 13, 8 + 13, 13 में फिर 13 फिर 8 जोड़िए 18 जोड़िए तो हो जाएगा 31, 31 में फिर 18 जोड़िए तो 31 हो जाएगा 31 में 18 जोड़िए तो हो जाएगा कितना 49 और फिर इसमें 32 जोड़िए तो ये हो जाएगा 79। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर तत्वों का ये परमाणु क्रमांक इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं।